स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे साइंस की क्लास। तो साइंस में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, साइंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे साइंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों। साइंस किसे कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया साइंस को विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विज्ञान। साइंस को क्या कहा जाता है? विज्ञान। यहाँ पे इसे इंग्लिश में साइंस, हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। साइंस का जनक भी अरस्तु होता है, विज्ञान का जनक भी कौन होता है दोस्तों? अरस्तु होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि साइंस की परिभाषा क्या होती है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लासों में पढ़ी होगी, रटी रटाई परिभाषा है। लेकिन एक बार मैं आपको रिमेम्बरिंग करा देता हूँ उसको, कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुस्पष्ट ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा? विज्ञान ही कहलाएगा। और यहाँ पे अब देखो, ये कभी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन, लेकिन जो पेपर में जो पूछा जाएगा साइंस में, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों साइंस का सभी एग्जामों में यानी कि बहुत अच्छा रेशो रहता है। आप दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी 10+2, सीजीएल, एसएससी सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी जितने भी आप एग्जाम दोगे सब में साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है। और आपको साइंस यानी कि आपका अच्छा स्कोर होता है साइंस की वजह से। और यदि साइंस से यदि आप नहीं पढ़ पाते हो तो आप साइंस में रह जाते हो, तो वहाँ आप 1-2 नंबर से रह जाते हो एग्जाम में। तो साइंस का अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से मेरी निवेदन है कि साइंस को आप अच्छे से पढ़ें। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप अपना बायो स्टडी यूट्यूब चैनल का जो कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हो, कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले मैं साइंस का इंट्रोडक्शन की आप लोगों से बात कर रहा हूं कि साइंस का परिचय क्या होता है, साइंस कहते किसे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो साइंस होती है, साइंस को 2 भागों यानी कि साइंस लैटिन भाषा में, साइंस लैटिन भाषा में सिंटिया शब्द से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिंटिया। लैटिन भाषा में किससे बनी होती है? सिंटिया। जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ है टू नाउ एंड टू नॉलेज, टू नाउ एंड टू नॉलेज। दोस्तों यहाँ पे साइंस, विज्ञान लैटिन भाषा में साइंटिया शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नाउ एंड टू नॉलेज। ज्ञान को जानना ही क्या है? साइंस कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सामान्य से इसके बारे में पता चला। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो साइंस है, जो साइंस की मैं बात करूँगा, यहाँ पे सुविधा की दृष्टि से मैंने साइंस को 2 भागों में डिवाइडेशन किया। सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से साइंस को मैंने 2 भागों में डिवाइडेशन किया है दोस्तों। अब देखेगा 2 भाग कौन कौन से होते हैं वो। तो दोस्तों यहाँ मैं 2 भाग का आपको बताऊंगा। पहला भाग होता है आपका फिजिकली साइंस। फिजिकली साइंस। सेकंड वाला भाग होता है आपका, इसे बोला जाता है बायोलॉजी। क्या कहा जाता है इसे? बायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा यदि मुझे यहाँ पे फिजिकली साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? निर्जीव। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे फिजिकली साइंस में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आपको आंसर देना है
निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, बायोलॉजी में, बायोलॉजी देखो यहाँ पे बायोलॉजी को समझने से पहले बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका बायोस, एक होता है आपका बायोस, और सेकंड होता है आपका लोगस। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है दोस्तों? लाइफ। और इसका अर्थ होता है स्टडी। तो यानी कि इसका अर्थ तो क्या होगा? जीवन होगा। और इसका अर्थ होगा दोस्तों अध्ययन। क्या होगा? अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको देखता हूँ दोस्तों। आपको इस प्रकार देखना है। यहाँ पे यह आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं इधर की साइड को ले लेता हूँ। यहाँ पे तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों देखेगा यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको मैं रिमेम्बरिंग कर रहा हूँ। दो भागों में डिवाइडेशन किया इसको। पहला भाग था फिजिकली साइंस, सेकंड वाला भाग था बायोलॉजी। यहाँ पे इसमें अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा निर्जीवों का। किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे जो अध्ययन किया जाएगा वो किसका अध्ययन किया जाएगा? सजीवों का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेगा मैंने आप लोगों को बताया बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस, या इसका अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और इसका अर्थ होता है स्टडी, यानी कि इसका अर्थ होता है जीवन और इसका अर्थ होता है अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? आपका बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बायोलॉजी का जनक कौन होता है? तो दोस्तों आपको आंसर देना है। बायोलॉजी का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो बच्चे यहाँ पे आपसे जैसे एक प्रश्न यहाँ इस प्रकार बनेगा, बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम है कौन से वैज्ञानिक ने दिया और कब दिया था, इसके बारे में और देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दो वैज्ञानिक हुए, एक वैज्ञानिक तो था लैमार्क और दूसरा वैज्ञानिक था ट्रिवीरेनस। कौन सा था दोस्तों? ट्रिवीरेनस। दोनों वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द 1801 और 1802 में दिए। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यानी कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे इसका जनक कौन होता है? अरस्तु होता है। और यहाँ पे यानी कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लैमार्क ट्रिवीरेनस ने 1801 1802 में दिया। बायोलॉजी को दो भागों में, बायोस इसका अर्थ होता है लाइफ, इसका अर्थ होता है जीवन, लोगस स्टडी और इसका अध्ययन यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। यहाँ पे इसको दो भागों में डिवाइडेशन करते हैं
अब दो भागों में इसको डिवाइडेशन करेंगे तो पहला वाला भाग होगा, इसे बोला जाता है आपका फिजिक्स। क्या कहा जाएगा दोस्तों? फिजिक्स। सेकंड वाला पार्ट्स होता है बच्चों, इसे बोला जाता है केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? केमिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे इसे हिंदी में बोला जाता है भौतिकी। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? भौतिकी कहा जाता है। और इसे बच्चों कहा जाता है हिंदी में रासायनिक विज्ञान। क्या कहा जाता है? रासायन विज्ञान कहा जाता है। अब देखो, अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में कि इसका जनक कौन होता है, तो आपको आंसर देना है इसका जनक होता है सर आइजैक न्यूटन। क्या होता है? सर आइजैक न्यूटन। देखो, न्यूटन भौतिकी के क्षेत्र में सर आइजैक न्यूटन की बहुत ज़्यादा उपलब्धि रही है, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में, इसलिए इसे भौतिकी का पिता कहा जाता है, भौतिकी का जनक कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ हम रासायनिक विज्ञान के जनक की बात करूँगा तो रासायनिक विज्ञान का जो जनक होगा वो होता है लेवोसियर। कौन सा होता है दोस्तों? लेवोसियर होता है। कौन होता है? लेवोसियर। रासायनिक विज्ञान का जनक भी कौन है? लेवोसियर है। अब यहाँ ऐसे ही मैं बात करूँगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे इसके भी दो भाग हैं, इसके भी कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला भाग होता है, इसे बोला जाता है दोस्तों जूलॉजी। क्या कहा जाता है? जूलॉजी बोला जाता है। सेकंड वाला भाग होता है, इसे बोला जाता है दोस्तों बॉटनी। क्या कहा जाता है? बॉटनी। अब दोस्तों यहाँ पे जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? जंतु विज्ञान बोला जाएगा। और इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? वनस्पतिक विज्ञान। क्या कहा जाता है इसे? वनस्पतिक विज्ञान। इसे वनस्पतिक विज्ञान। अब वही प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका जनक कौन होता है, तो दोस्तों इसका जो जनक होता है, तो इसका जो जनक है, इसका जनक है, आपको आंसर देना है, इसका जनक होता है अरस्तु। कौन होता है? अरस्तु होता है। अब अरस्तु क्यों होता है? क्योंकि अरस्तु ने क्या लिए? 500, अरस्तु ने 500 पौधे लिए। क्या लिए? 500 जंतु। अरस्तु ने क्या लिए दोस्तों? 500 जंतु लिए। और 500 मैं ऊपर लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार, 500 जंतु लिए और 500 जंतुओं को एक किताब में लिखा। किस में लिखा? एक किताब में लिखा। और उस किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम नाम था। इसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ से ले सकते हैं वनस्पति का जो जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है, तो यहाँ पे होता है थियोफेस्टस। क्या है दोस्तों? थियोफेस्टस होता है। अब देखो, इन्होंने भी क्या लिए? 500 पौधे लिए। क्या लिए इन्होंने भी? 500 पौधे। और 500 पौधों को इन्होंने कहाँ लिखा? एक बुक में लिखा। इन्होंने कहाँ लिखा? एक बुक में लिखा। और उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम। उस किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम। तो दोस्तों अब आपको मैं इसको शॉर्टली रिमेम्बरिंग, यहाँ से आपको बेसिक राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी वगैरह, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से आपको, यानी कि जो साइंस का जो इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ से आपको एक दो प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो एक बार दोबारा इसका रिमेम्बरिंग करा रहा हूँ। साइंस को मैंने दो भागों में डिवाइडेशन किया, सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। तो दोस्तों पहला होता है फिजिकली साइंस
सेकंड होता है आपका बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान बोला जाता है। यहाँ पे नॉन लिविंग पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके भी कितने भाग होते हैं दोस्तों? 2 भाग होते हैं। पहला भाग होगा फिजिक्स, जिसे भौतिकी कहा जाता है। भौतिकी किसे कहा जाएगा कि कार्य, ऊर्जा, बल तथा आदि अन्योन्य क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? भौतिक विज्ञान कहा जाएगा। और भौतिक विज्ञान का जनक कौन होता है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। अब देखो, जनक उसी इसलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति की या जिस वैज्ञानिक की जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धि होती है, इसलिए उसे जनक कहा जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में सर आइजैक न्यूटन की बहुत ज़्यादा उपलब्धि रही है, इसलिए इसे भौतिकी का जनक कहा जाता है। सेकंड केमिस्ट्री, इसे रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान की परिभाषा की मैं बात करूं दोस्तों, परिभाषा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। मृत पदार्थों के रासायनिक संगठन, आयतन, द्रव्यमान तथा अन्योन्य रासायनिक क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? आपका केमिस्ट्री कहा जाता है, रासायनिक विज्ञान कहा जाता है बच्चों। और यहाँ पे इसका जो जनक होता है लेवोसियर कहा जाता है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, इसे लेवोजियर भी बोला जाता है, इसे लेवोसियर भी बोला जाता है। सेकंड में बात करूंगा बायोलॉजी, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाएगा दोस्तों? सजीवों का। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ये पूछेगा कि बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जीव विज्ञान कहा जाता है। और यहाँ पे बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसका जो जनक फादर कौन होता है? अरस्तु होता है। कौन होता है बच्चों? अरस्तु होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न इसमें बनेगा दोस्तों कि बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो आपको आंसर देना है लैमार्क व ट्रिविरेनस वैज्ञानिक ने 1801 और 1802 ईस्वी में दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात, बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो बायोस, दूसरा होता है लोगस। बायोस का अर्थ क्या है? बायोस का अर्थ क्या है? बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लोगस का अर्थ स्टडी होता है। इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो जूलॉजी होता है, दूसरा होता है बॉटनी। तो जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसका जनक अरस्तु होता है। कौन होता है? अरस्तु। देखो, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने क्या लिए? 500 जंतु लिए। क्या लिए दोस्तों? 500 जंतु लिए, और 500 जंतुओं को एक बुक में लिखा, एक किताब में लिखा, और उस किताब का क्या नाम दिया था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम नाम था उस किताब का। सेकंड बॉटनी, जिसे वनस्पतिक विज्ञान कहा जाता है, जनक कौन होता है इसका? थियोफेस्टस होता है। कौन होता है? थियोफेस्टस होता है। और इन्होंने 500 पौधे लिए। कितने पौधे लिए बच्चों? 500 पौधे लिए, और 500 पौधों को एक किताब में लिखा, और उस किताब का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूरम। यहां से आप बेसिक इंट्रोडक्शन है साइंस का। आपसे एग्जाम में फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, जूलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, बॉटनी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ सभी पार्ट्सों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको आज सामान्यतः इंट्रोडक्शन बताया है कि साइंस का ये चैप्टर होते हैं, इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है साइंस का। नेक्स्ट, बच्चों की काफ़ी समय से मांग थी कि सर सबसे पहले आप फिजिक्स यानी कि आप फिजिक्स पढ़ाइएगा। तो दोस्तों, बच्चों की मांग को देखते हुए मैं सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको, और फिजिक्स में हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से क्या क्या सिलेबस होता है फिजिक्स का, और कितना पेपर में रेशो होता है फिजिक्स का। आपने देखा होगा बच्चों, विगत वर्षों में जो एनटीपीसी, लोको पायलट और ग्रुप डी एग्जाम हुए थे, इनमें से ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स से प्रश्न पूछे थे। बायोलॉजी का रेशो बहुत कम रहा था, फिजिक्स के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। तो इसलिए बच्चों की विशेष मांग पर मैं बाई स्टडी चैनल पर सबसे पहले फिजिक्स
का ही यानी कि फिजिक्स को पढ़ाऊंगा और फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे कि फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा जाता है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप इसको यदि स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके। ठीक है दोस्तों, अब हम फिजिक्स को देखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज दोस्तों आपके बीच में। तो दोस्तों इसका सिलेबस क्या होता है, तो आपको इसका एक सिलेबस देखना है। सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में हमें जानना जरूरी होता है कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ा जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है आपका इकाई व बीमाएं। इकाई व बीमाएं। सेकंड नंबर पे जो सिलेबस है, सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है यांत्रिकी। कौन सा है दोस्तों? यांत्रिकी है। तीसरे नंबर पे जो चैप्टर है तरंगे। कौन सा है दोस्तों? तरंगे हैं। चौथे नंबर पे जो चैप्टर है उष्मा। कौन सा है? उष्मा है। पांचवें नंबर पे जो चैप्टर है वह है प्रकाशिकी। कौन सा है दोस्तों? प्रकाशिकी। छठे नंबर पे जो चैप्टर है द्रव, जिसे फ्लूइड बोला जाता है। सातवें नंबर पे जो चैप्टर है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। आगे आठवें नंबर पे जो चैप्टर रहेगा आपका दोस्तों वो रहेगा विद्युत एवं चुंबकत्व। नौवें नंबर पे जो चैप्टर रहेगा आपका आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। और 10वें नंबर पे जो चैप्टर रहेगा आपका अन्य। अब दोस्तों अन्य में मैं बात करूंगा सबसे पहले उपकरण। सेकंड बात करूंगा यहां पे वैज्ञानिक। ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। यहां से फिजिक्स से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है इकाई व बीमा। सेकंड नंबर पे यांत्रिकी। थर्ड पे तरंगे। चौथे नंबर पे हीट। पांचवें नंबर पे ऑप्टिक्सी यानी कि प्रकाशिकी। छठे नंबर पे फ्लूइड यानी कि द्रव आता है। सातवें नंबर पर ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण। आठवें नंबर पर विद्युत व चुंबकत्व। नौवें नंबर पर मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। 10वें पे अन्य उपकरण व वैज्ञानिक। तो ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस होता है। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। CGL, CPO, RS, रीट, पटवार, पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई भी एग्जाम दे लेना, मैं आपको फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, फुल अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप साइंस की यहाँ पर तैयारी कर सकते हो भाई स्टडी चैनल पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है,
भाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। यहाँ रैंडमली मैं एक चैप्टर उठा रहा हूँ, मैकेनिक्स। देखो हम पढ़ेंगे तो सभी चैप्टरों को, लेकिन रैंडमली मैं एक चैप्टर ले रहा हूँ, मैकेनिक्स वाला चैप्टर ले रहा हूँ, यांत्रिक वाला चैप्टर ले रहा हूँ। अब यांत्रिक वाला जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी सभी चैप्टर को हम पढ़ेंगे बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले मैं चैप्टर ले रहा हूँ मैकेनिक्स, जिसे मैकेनिक्स बोला जाता है, यांत्रिकी होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका यांत्रिकी। अब देखो यांत्रिकी को 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। पहला भाग होता है गति। कौन सा होता है? गति होता है। सेकंड नंबर का भाग होता है बल होता है। तीसरा नंबर का भाग होता है, इसे बोला जाता है ऊर्जा। क्या कहा जाता है दोस्तों? एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ आपसे गति वाला चैप्टर लेते हैं, गति। अब दोस्तों गति वाला जो चैप्टर है, हमारा जो गति वाला चैप्टर है, इसमें देखते हैं गति में फर्स्ट नंबर पे आता है गति वाले चैप्टर में दूरी। सेकंड नंबर पे आता है विस्थापन। सेकंड नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? विस्थापन। आपको दिख रहा होगा दोस्तों बोर्ड पे अच्छे से। थर्ड नंबर पे आपका आता है चाल, और चौथे नंबर पे आपका आता है वेग, और पांचवें नंबर पे आपका आता है त्वरण। तो दोस्तों यहाँ हम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में मोशन, फोर्स और एनर्जी। सबसे फर्स्ट चैप्टर मैं ले रहा हूँ, मोशन वाला ले रहा हूँ। मोशन में डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा। तो दोस्तों हम देखेंगे यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा दूरी की। सेकंड वाला विस्थापन। किसकी बात करूंगा दोस्तों? विस्थापन की। दोस्तों एक सिंबल से इसे डोनोट करते हैं, इसे एक्स से डोनोट कर रहा हूं मैं, और इसे डोनोट करूंगा दोस्तों मैं एस वेक्टर से डोनोट करूंगा। किससे करूंगा? एस वेक्टर से डोनोट करूंगा। तो आगे देखो, आगे हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम दूरी और विस्थापन नहीं लिखेंगे, आगे हम इन्हीं सिंबलों का उपयोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस के लिए x लिया है और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या लिया है? s वेक्टर। अब यहाँ पे देखो दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। दूरी क्या होती है कि यानी कि कुल चली गई दूरी, कुल तय की गई दूरी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और सबसे कम रास्ता, जैसे इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं मोटे तौर पर, कुल तय किया गया रास्ता। यहां पे इसका डेफिनेशन की बात करूं, सबसे कम रास्ता, यानी कि सबसे कम रास्ता तय किया गया है वो विस्थापन होता है। मोस्टली इसकी डेफिनेशन की बात करें। अब यहां सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस का एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या? इसके मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको बारी बारी से। यहां आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे कोई स्कूल है, ये कोई कोचिंग संस्था है या स्कूल मान लो। यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये कोई स्कूल है और स्कूल से कोई बच्चा कहाँ जाता है, अपने घर की तरफ जाता है और उस बच्चे का घर, ये बच्चे का होम है। स्कूल से इस बच्चे का घर की जो दूरी है कितनी है, 10 किलोमीटर की है। बच्चा स्कूल से घर की तरफ 10 किलोमीटर की ओर जा रहा है। तो मुझे इस प्रश्न में दूरी बतानी है, मुझे इस प्रश्न में क्या बतानी है, दूरी ज्ञात करनी है। मुझे इस प्रश्न में विस्थापन ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चली गई कुल दूरी, तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, टोटल 10 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी देखो इधर से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी उसको गेन करनी पड़ेगी, इधर से जाएगा तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे छोटा रास्ता कौन सा बन रहा है, यही रास्ता बन रहा है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा विस्थापन। लेकिन ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि विस्थापन में मुझे डायरेक्शन बताना बहुत आवश्यक है। मैंने डायरेक्शन बता दिया कि टूवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि वह लड़का स्कूल से घर की तरफ दाईं तरफ जा रहा है। कौन सी तरफ जा रहा है, दाईं तरफ जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 किलोमीटर, वो कहाँ जाएगा, दाईं साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो विस्थापन कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो किधर की साइड को, दाईं तरफ। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो दाईं ओर, दाईं ओर विस्थापन कितना है, 10 किलोमीटर है। राशि तो दोनों संख्या तो समान है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर ये दाईं साइड को जा रहा है और डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये कितना है, 10 किलोमीटर, विस्थापन 10 किलोमीटर दाईं ओर, इस प्रकार इसको बोलेंगे। ठीक है तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हुआ। इस एग्जाम्पल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं मैं और जटिल बनाता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, इसको मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को। तो देखिएगा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। यहाँ पे अब वो लड़का है स्कूल से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है और घर से वापस कहाँ आ रहा है, स्कूल की तरफ आ रहा है। अब तब भी इसने दूरी कितनी की, 10 किलोमीटर गेन की। अब ये एग्जाम्पल सेकंड है दोस्तों, वो एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट बताया था। अब यहाँ पे अंतर देखना है आपको। अब वो लड़का स्कूल से कहाँ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है और घर से वापस कहाँ आ रहा है, स्कूल की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों जो इसकी दूरी होगी, तो दूरी तो कितनी होगी, 20 किलोमीटर, कितनी होगी, 20 किलोमीटर होगी। लेकिन इसका जो विस्थापन होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, स्टार्ट भी यहीं हुआ है और ये एंड भी यहीं हो रहा है इसका। जिस स्थान से बच्चा जा रहा है घर और उसी स्कूल पे वापस आ रहा है, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही हो जाते हैं। तो वहां पे विस्थापन कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। अब 0 का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चाहे 0 को दाईं साइड ले जाओ, चाहे बाईं साइड बोल दो, चाहे उत्तर की दिशा में बोल दो, चाहे दक्षिण की दिशा में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों आपको ये समझना है। तो यहाँ पे आंसर क्या देना है, विस्थापन 0 हुआ। 0 कहीं भी हो सकता है, दाईं साइड भी हो सकता है, बाईं साइड भी हो सकता है, तो इसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस होगी इसमें कितना है, 20 किलोमीटर। ये भी एक बार एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया है, जो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आया है। अब इस प्रश्न को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं मैं दोस्तों। यहां पे देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसी प्रश्न के संदर्भ में। थोड़ा इसे मैं और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। देखो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किया। ये स्कूल है और ये स्कूल से ये स्कूल है, यहां से ये लड़का जा रहा है,
वापिस अब ये अपनी बुआ जी के घर, यानी कि स्कूल से कहाँ गया, घर गया, और घर से स्कूल होते हुए अपनी बुआ जी के घर कहाँ चला जाता है, दूध लेने चला जाता है। क्या लेने चला जाता है, दूध लेने। तो यहाँ पे अपनी बुआ के घर दूध लेने चला जाता है। तो ये जो दूरी है ये कितना है, 15 किलोमीटर, यानी कि इसने कितनी गेन की, यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर गेन की। तो यहाँ ये तो कौन सा पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब इस लड़के का एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा, तो इस लड़के का जो एंडिंग पॉइंट होगा, एंड इसने कहाँ किया है, इस बिंदु पे किया है, एंड इस बिंदु पे किया है। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि दूरी कितनी होगी, अब मुझे बताना पड़ेगा विस्थापन कितना होगा। तो दोस्त बता सकते हो आप इसमें कि दूरी कितनी है, विस्थापन कितने हैं, कितने बच्चे हैं कमेंट्स में दोस्त। तो कोई बच्चा बता सकता है कि भाई इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कोई भी बच्चा बता सकता है इसको कि इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो दूरी होगी, तो दूरी कितनी आएगी इसकी, तो दूरी का मैं जैसे 10 किलोमीटर इधर गया और 15 इधर आया, तो यहाँ दूरी कितना हो गया इसका, 25 किलोमीटर। कितना हो गया, 25 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हुआ इसका, 10, और यानी कि यहाँ से 5, कितना 5 गया तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर किधर की साइड को, बाईं साइड को बताना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। यदि आपने डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं बताया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताना है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये 5 किलोमीटर लेफ्ट साइड की तरफ गया है, तो इसका विस्थापन 5 किलोमीटर हुआ है। टोटल डिस्टेंस की बात करेगा तो आपको आंसर क्या देना है, 25 किलोमीटर देना है। तो दोस्तों 3 सवाल इस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछेंगे, तो आपको कैसा भी वो प्रश्न पूछ ले एग्जाम, यानी कि एग्जामिनर, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको कंटेंट समझ में आ जाना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। लाइन तो किताबों में बहुत सारी मिलेंगी आपको, लेकिन कंटेंट नहीं मिलेंगे आपको। तो कंटेंट आपको अच्छे से समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या आने वाली है कोई भी एग्जाम में कि दोस्तों तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं इसके और एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा दोस्तों, इसके 2-3 एग्जाम्पल और बता दूंगा, तब आपको दूरी और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, और एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल दूरी और विस्थापन का। जैसे मैंने कहा ये कोई घड़ी है और यहाँ पे ये कोई घड़ी की सुई है, ये 12 पे है, यहाँ पे ये 3 पे है। एक घड़ी की सुई ये है, यहाँ पे 12 से चल के ये घड़ी की सुई, 12 से चल के ये घड़ी की सुई कहाँ जाती है, 9 पे रुक जाती है। कहाँ कहाँ रुकती है, 9 पे रुकती है। तो अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड एग्जाम्पल, ये भी दोनों एग्जाम में रेलवे में प्रश्न पूछे हैं। इनको भी दोस्तों दूरी और डिस्प्लेसमेंट से अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा दूरी, सेकंड विस्थापन ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसमें भी, यानी कि इसमें 12 to 3, इसमें 12 to 9 तक, इसमें भी आपको क्या दूरी ज्ञात करनी है, इसमें भी आपको क्या करना है,
विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विस्थापन ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी और विस्थापन, यहाँ पे भी दूरी और विस्थापन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं, सबसे पहले दूरी देखते हैं। इसमें दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे ज्ञात करेंगे। ये दोनों प्रश्न यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूरी और डिस्प्लेसमेंट का कोई भी कंसेप्ट कहीं भी किसी भी किताब में से पढ़ लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है मुझे ये ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और यहाँ मैं बता देता हूँ इसकी रेडियस होती है 7 मीटर। कितनी होती है? 7 मीटर है। इसकी भी रेडियस कितनी है? 7 मीटर है। मान लिया मैंने 7 मीटर रेडियस है। अब मुझे यहाँ पे इसकी परिधि 2πr, अब यहाँ पे ये 1/4 भाग है तो मैं 4 का इसमें भाग लगा देता हूँ। अब इसमें मैं वैल्यू रखूँगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दे रखा है? 7 और नीचे कितना है? 4। 2 से 2 गया, 2 से 2 को कैंसिल किया, ये 11 बचा और यहाँ से 7 से 7 गया तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 11 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है 12 से 3 वो कितनी है? 11 मीटर की है। कितनी मीटर की है? 11 मीटर की है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? नहीं है। आप इजीली दूरी निकाल सकते हो, इजीली दूरी का मान निकाल सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या थी कि सबसे कम दूरी हमें लेनी है, सबसे कम रास्ता होना चाहिए। तो सबसे कम रास्ता यहाँ पे इस प्रकार एक लंब यानी कि कर्ण खींच देंगे। ये लंब हो गए, ये आधार हो गए कर्ण, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। तो अब यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों, तो इसको मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ तो आप इसको निकाल सकते हो, √7√2 मीटर। अब किधर की साइड को है? नीचे की साइड को है। इस प्रकार यह डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको, नीचे की साइड को है दोस्तों। यहाँ पे इसमें, यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार इसमें भी दूरी मुझे ज्ञात करनी है। यहाँ पे बच्चे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको और इधर की साइड को लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दूरी, अब देखो इसमें दूरी देखो, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ 11 है और 11 33, टोटल कितनी आई? 33। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो 2πr बटा 3/4, ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसको। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये कितना हो गया? 33 मीटर। कितना हो गया? 33 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल दूरी है वो कितना है? 33 मीटर की है। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँगा, विस्थापन की मैं बात करूँगा, विस्थापन की मैं बात करूँगा। यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखेगा दोस्तों, यहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे? लंब डाल देंगे एक, ठीक है। और वहाँ इस प्रकार अब इसका भी विस्थापन क्या निकल के आएगा? 7√2 मीटर। और ये कौन सी साइड को है? ये यानी कि ऊपर की साइड को है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इस प्रकार आपको बतानी पड़ेगी। इसमें डायरेक्शन ये थी और इसमें आपको मीटर इस प्रकार डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस प्रकार के एग्जाम्पल में मैंने पहले ही आपको बताया कि जो डिस्टेंस है उसको मैं कैसे लेता हूँ, x से। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे दूरी है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का हुआ। सेकंड एग्जाम्पल का ये x दूरी है और ये s डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे कितना आया? 11 मीटर आया। यहाँ पे कितना आया?
33 मीटर आया, यहाँ पे कितना आया 7√2 मीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे इसका भी आंसर कितना आया 7√2, और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो समान है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में विस्थापन समान नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है। अब आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, इस प्रकार घुमा के दे देगा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि एक प्रश्न देगा आपको कि निम्न में से असमान समान विस्थापन कौन कौन से हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको आंसर देना है कि कोई भी विस्थापन समान नहीं है। तो डिस्टेंस 11 मीटर और यहाँ एस्पेक्टर डिस्प्लेसमेंट 7√2 मीटर नीचे की साइड को है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, ये दूरी है 33 मीटर की है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 7√2 ये ऊपर की तरफ है, यानी कि इसका वैल्यू इसका डायरेक्शन अलग है। तो इस प्रकार डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये विस्थापन सेम नहीं होगा और नहीं इसमें दूरी सेम होगी। तो दोस्त ये दूरी और विस्थापन का पूरा कंसेप्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप बाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर सकते हो, और बाई स्टडी जो चैनल है उसको शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। सी यू।